Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter, Economic Activities Around Us. This is Class 6 SST book, chapter number 14. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, यानी कि आर्थिक कामकाज के बारे में। हमारे चारों तरफ किस तरह के आर्थिक कामकाज चल रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, वह सारे काम क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक थॉट दिया हुआ है कौटिल्य का। हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य जो है वो जाने माने अर्थशास्त्र थे प्राचीन काल में। तो उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो उस बुक में एक कोटेशन दिया हुआ है, क्या लिखा है उन्होंने? द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है कि समृद्धि की जो जड़ है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक कामकाज है। द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मेटेरियल डिस्ट्रेस। इसकी कमी से क्या होता है कि आपको मेटेरियल डिस्ट्रेस होता है, आपकी समृद्धि रुक जाती है। द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेंजर्स बोथ करंट प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक कामकाज, अच्छा आर्थिक कामकाज की कमी क्या कर सकता है? तो आपकी समृद्धि को रोक देगा और फ्यूचर ग्रोथ को भी रोक देगा। ये जो बातें हैं ये कौटिल्य जी ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग बाद में इसको सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो आर्थिक कामकाज हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते क्या हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं। जो ऐसे कामकाज जिससे हम लोग कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ पैसे इनकम होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इससे पहले जो चैप्टर था वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया कि 2 तरह के काम होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरे होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड? किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स? कह रहा है कि किस तरह से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके ग्रुप को सेक्टर में बांट सकते हैं। हाउ आर 3 सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड? किस तरह से 3 जो सेक्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। इन दिस चैप्टर 13 वी लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इससे पहले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, उसमें 2 तरह की एक्टिविटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक था इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स मॉनेटरी वैल्यूज, ऐसे काम जिससे हम लोगों को आर्थिक रूप से सहायता मिलता है या फिर हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अलावा हम लोग ने जाना कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या महत्व है हमारे लाइफ में। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एंड व्हाट डिफरेंशिएट देम इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह से बांट सकते हैं, और जानने वाले हैं कि इन सारी चीजों के बीच में डिफरेंशिएट क्या क्या है, अंतर क्या है। Over the decades, the number of the economic activities has increased tremendously। कह रहा है कि डिकेड्स का मतलब 10 साल की जो अवधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिकेड्स। तो 10 साल की अवधि में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारे समाज में, हमारे आसपास में बहुत प्रबल रूप से बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर मोस्ट पीपल वेर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पोट्री, वेविंग, क्लोथ्स। जो प्राचीन प्राचीन काल में या पहले के टाइम में क्या होते थे, लोग ज्यादातर कृषि में या फिर पशुपालन में या फिर सामानों को बनाने में, पोट्री में, बर्तनों को बनाने में, या फिर कपड़े को बुनने में क्या करते थे, काम करते थे और इससे अर्निंग करते थे। एज सोसाइटीज प्रोग्रेस, जैसे जैसे हमारा सोसाइटी, हमारा समाज प्रोग्रेस हुआ, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स इंक्रीज्ड वास्टली। जैसे जैसे हमारा समाज क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ, वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक कामकाज भी लोग करने लगे और उससे अर्न करने लगे। टुडे there are diverse economic activities such as manufacturing, computer, mobile phones, and drones, working in bank, school, hotels, driving various type of vehicles for transportation, making furniture, tailoring clothes, using
machines, creating software, repairing refrigerator and washing machines etc. जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हुआ वैसे वैसे हम लोगों को जरूरतों के जो सामान है उसकी जरूरत ज्यादा होने लगी और लोग उस काम से जुड़ने लगे। जैसे कि पहले जमाने में मोबाइल फोन्स कंप्यूटर नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज उन्नति होने की वजह से मोबाइल कंप्यूटर बनने लगे और लोग उसमें काम करके अर्न करने लगे। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो आजकल जैसे कि कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फोन्स हुआ, बैंक में काम करना हुआ, स्कूल, होटल्स, अलग अलग तरह की गाड़ियों को चलाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स को ऑपरेट करना, या फिर फर्नीचर, अलग अलग तरह के फर्नीचर बनाना, टेलरिंग का काम करना मशीन को इस्तेमाल करके। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का काम करना, रेफ्रिजरेटर को ठीक ठाक करना, वॉशिंग मशीन को ठीक करना या बनाना। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हैं, अभी नए हाल में ही 10 साल या 20 साल के जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में ये सारे काम स्टार्ट हुए हैं। क्लासिफाई ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द फंक्शन एंड द लिंक दे हैव विद ईच अदर। जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इन कामों को अलग अलग रूप से बांटेंगे, तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से हेल्प करते हैं समझने के लिए कि इसका काम क्या है और ये एक दूसरे के साथ किस तरह से मिल करके काम करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। Some economic activities share similar characteristics, and based on this, they can be grouped together or classified into broader group called economic sectors. कह रहे कि कुछ इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो क्या करते हैं, शेयर बांटते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं को, अपने विशेषताओं को, सिमिलर एक्टिविटीज को बांटते हैं, यानी कि उसकी जो विशेषता है दूसरे के साथ मैच करती है, और वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ग्रुप और क्लासिफाइड होकर के एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्टर। द थ्री मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर आर प्राइमरी। तो तीन तरह के इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, वो क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप आउट द बॉर्डर एक्टिविटीज अंडर दीज कैटेगराइज्ड। चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ए नंबर प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या है, तो दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन व्हिच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नेचर। ऐसे काम जो कि लोग पूरी तरह से डायरेक्टली क्या है, डिपेंड हैं नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये कौन कौन से काम है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लासिफाई किया हुआ ऑलरेडी, पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से समझाया गया है। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन है, जैसे कि एग्रीकल्चर, उसके बाद माइनिंग, उसके बाद फिशिंग, उसके बाद रेजिंग लाइव स्टॉक्स, उसके बाद फॉरेस्ट्री। ये सारे काम क्या है, ये सारे काम प्राइमरी सेक्टर्स के हैं। तो प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आया कि प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं, तो ऐसे काम जिससे लोग डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट होकर काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल वर्क इन्वॉल्विंग कल्टिवेशन grains and vegetables from agriculture farm, collecting woods from the forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, egg from poultry farms etc are all primary sectors। ये सारे काम क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स हैं। तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर, लेकिन इसमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन है, जो सभी लोग करते हैं, वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री। ये सारे काम जो है वो प्राइमरी के कॉमन काम है। बिलो आर सम ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटीज विद प्राइमरी सेक्टर्स। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी सेक्टर्स। तो ऐसे काम जो कि क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से उसको निकालते हैं और उसके बाद उससे कुछ ना कुछ बनाते हैं, उस ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग गन्ना उगाते हैं। तो गन्ना से क्या बनता है, तो गन्ना से बनता है चीनी। तो चीनी जो बनाने का काम है ये एक सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है, लेकिन गन्ने गन्ने का जो काम है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। उसी तरह से जो हम लोग कपड़ा का यूज करते हैं, कपड़ा कहाँ से आता है, तो कपड़ा आता है तुला से या फिर कॉटन से। तो वो कॉटन जो है प्राइमरी एक्टिविटीज है, लेकिन जब हम लोग उसको कपड़े निर्माण करते हैं, कपड़ा को बना लेते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, तो ये जो काम है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है। These secondary sectors includes construction of buildings, roads, etc. are providing utilizes like water, electricity, gas, and other such necessities. It also includes the manufacturing of product in factories and production unit
टू प्रोसेस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स। मैंने जैसे बताया कि इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, तो रॉ मटेरियल्स आते हैं प्राइमरी सेक्टर से, चाहे वो माइनिंग से हो या एग्रीकल्चर से हो या फॉरेस्ट्री से हो। जैसे कि दवाई का जो हम लोग दवाई बनाते हैं, तो वो दवाई का जो सोर्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो कहाँ से है, तो प्राइमरी सेक्टर्स से है। तो दवाई जो है बनाने का काम सेकेंडरी एक्टिविटीज है, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल्स बनाने का काम है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज। सम ऑफ द सेकेंडरी sectors activities including the processing of grains obtained from agriculture field to make flour in mills, extraction of oil from groundnut and processing of tea। तो ये सारे काम क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जैसे कि आटा बनाने का काम हो गया, या फिर ग्राउंड नट से जो है तेल बनाने का काम हुआ, या फिर चाय पत्ती बनाने का काम हुआ, ये सारे काम। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर। जैसे कि लकड़ी से क्या बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं और पेपर बनते हैं। तो जो फर्नीचर और पेपर का काम है, ये एक सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स। कपड़े बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है। उसी तरह से आयरन, लोहे का काम अलग अलग तरह से अलग अलग रूपों में करते हैं। जैसे कार बनाना हुआ, या बिल्डिंग्स बनाने का काम हुआ, ट्रक्स बनाने का काम हुआ, ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में। तो टर्सरी एक्टिविटीज क्या है, ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड टर्सरी एक्टिविटीज। टर्सरी एक्टिविटीज वैसे एक्टिविटीज होते हैं जो कि लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं वो टर्सरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। दिस इंक्लूड्स सर्विसेज, और ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वी मे नॉट बी एबल टू सी बट विच स्टिल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काम में। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द फार्म टू अ फैक्ट्री टू द मार्केट। करेगी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ड्राइवर को देख सकते हैं। तो ड्राइवर क्या करते हैं, ट्रक से सामान को या ग्रेन्स को पहुंचाते हैं। तो ग्रेन क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज हो गया, और ट्रक क्या हो गया, तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज। और इसको चलाने का काम कौन करता है, तो ड्राइवर करता है। तो ड्राइवर क्या हो गया आपका, टर्सरी एक्टिविटीज। तो ऐसे काम जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही जुड़े हुए रहते हैं और वो सर्विस देते हैं, और जो सर्विस देने का काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी एक्टिविटीज। द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। सिमिलरली डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, लॉयर्स, पायलट प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। तो ये सारे काम क्या है, ये सारे काम है टर्सरी सेक्टर में। देयर आर technicians who repair and service electronic items including mobile phones and televisions, machines who repair vehicles like cars, tractors and electronics who ensure regular supply of electricity। तो ये सारे काम क्या है टर्सरी में। जैसे कि किसी कोई भी चीज़ आपका खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए आप जाते हैं, तो रिपेयर करने का जो काम है वो क्या है, वो एक टर्सरी काम है। Their service make our lives easier. Similarly, communication services through mobile and internet, software development and services at hotels, restaurants, banks, schools, hospitals, airports, shops, warehouse, etc. are all example of tertiary sectors economic activities. This sector is called the service sector। इसका जो नाम क्या है, इसका नाम और एक नाम है सर्विस सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर का नाम क्या है और एक सर्विस सेक्टर हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इंटरडिपेंडेंट एमोंग सेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर है। ये जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर्स, किस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। द थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw materials into finished product for final consumption। तो तीनों ही सेक्टर्स क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं टू प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल्स इनटू फर्निश्ड प्रोडक्ट्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल तैयार होने से लेकर के एक जो हम लोग यूज करते हैं सामान, वहां तक बनने तक जो ये सारे जो काम प्रोसेस चलते हैं, ये सारे काम क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही हो तो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़ा पहनते हैं दूसरे जगह का, या फिर फॉरेन कंट्री के कपड़े पहनते हैं, तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है,
रॉ मटेरियल्स उगाए जाते हैं, तो वो प्राइमरी काम हो गया। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको कपड़ा बनाते हैं, तो ये हो गया आपका, या फिर कपड़ा बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, उसको ये हो गया आपका सेकेंडरी वर्क। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके हम तक पहुंचाते हैं, तो ये हो गया आपका टर्सरी वर्क या फिर सर्विस वर्क, सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों ही काम क्या है, एक दूसरे के साथ मिल करके करते हैं। अगर इसमें से एक भी एब्सेंट होता है तो आप तक कपड़ा नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होकर के ये तीनों सेक्टर्स वर्क करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। किस तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट है वो फार्म से लेकर के हमारे प्लेट तक पहुंचता है। These days, farmers in Gujarat greet the day with the clicking of milk pail and the happy moos of their best friend, their cows or buffaloes. Cows have a special place in the lives of the farmer and their families. The farmers milk the cows and sell their milk to the dairy nearby. At the end of the month, they get paid for the milk based on its quality and quantity. However, this was not the case about 50 years ago. कह रहा है कि 50 साल पहले ये ऐसा काम नहीं चल रहा था, लेकिन अब ये काम चलते हैं। कौन से काम? तो लोग क्या करते हैं, गाय पालते हैं और आसपास में जो डेयरी फार्म होते हैं वहां पे जाकर उसको दूध को देते हैं और हर महीने उसको अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अमूल का जो दूध मिलता है ये इसी तरह से ग्रो करके आज हम तक पहुंच रहा है। Farmers in the Anand district would sell milk in the neighboring village. They would have cycle or walk to nearby village to sell milk under scorching heat. As you know, milk spoil or curdles very fast in the hot weathers. जैसे हम लोग जानते हैं कि जो दूध होता है वो गर्मी के दिन में जल्दी फट जाता है या खराब हो जाता है। The farmer had to sell the milk quickly before it could spoil. तो लोग अगर जाएंगे बहुत दूर बेचने के लिए तो वो दूध उससे पहले खराब हो जाएंगे। तो लोगों को एक ऐसा सुविधा चाहिए जिससे कि वो आसपास में ही उसको बेच सके या रख सके। This was a lot effort for the small amount of money they would earn, so they depend on people called middlemen, who would buy the milk in the bulk at March price from the farmer and sell it in the market. तो ऐसे इसको रोकथाम करने के लिए एक मिडिलमैन चाहिए, बीच वाला आदमी चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं उस तक वो उसको बेचे और जो मिडिलमैन है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम करे। इससे दूध भी खराब नहीं होगा और फार्मर को पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। Many times the farmer felt cheated and harassed by the middleman. और कुछ समय तक फार्मर जो क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे कि शायद मिडिलमैन क्या करते हैं, वो चीट करते हैं या फिर उससे कम पैसे प्रोवाइड करते हैं। वन डे द फार्मर कलेक्टेड अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल टू प्रोमिनेंट नेशनल लीडर विद देयर प्रॉब्लम्स। एक दिन क्या करते हैं फार्मर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को अप्रोच करते हैं कि आप इसको क्या करें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। ही एडवाइज देम to from a cooperative to become independent and stop relying on the middleman। कह रहा है कि उन्होंने क्या दिया, सलाह दिया कि जो मिडिलमैन है उसको हटा करके क्या किया जाए। He advised them to form a cooperative। उन्होंने एडवाइस दिया कि एक कोऑपरेटिव का निर्माण किया जाए और मिडिलमैन को हटाया जाए। As a cooperative, the farmer would be able to buy and sell milk as a group, taking care of entire operation of milk collecting, process and distribution themselves. The farmer took Sardar Patel's advice। अमूल was set up in 1946। अमूल का जो निर्माण हुआ था वो 1946 में हुआ था एज द लीडर ऑफ ध्रुवनदास पटेल एंड डॉक्टर वार्गिस कुरियन, एन इंजीनियर हु वाज वर्किंग ए डेयरी फैक्ट्री इन द मुंबई। हम लोग जैसे जानते हैं कि वार्गिस कुरियन जो है उसको क्या कहा जाता है, श्वेत जो विप्लव हुआ था उसका जनक कहा जाता है वार्गिस कुरियन को। श्वेत विप्लव का मतलब होता है डेयरी फार्म से रिलेटेड। These initiatives brought farmers, including women, together and gave them control over the production and sale of the milk. The milk producers collectively made their own decision on all matters such as production, pasteurization, and sale of milk. The tasks were shared by everyone, which helped raise their income gradually. They did not need the middleman anymore and became like one big family. As more as farmer began to see the benefit of the cooperative, जैसे जैसे लोग देखा, क्या देखा कि कोऑपरेटिव की सहायता से उसका जो है ज्यादा इनकम होता है, ग्रो हो रहा है, क्योंकि मिडिलमैन जो है मिडिलमैन की सहायता अब उन लोग
छोड़ दिया लेना, जिस वजह से जितना रुपए वो बेचते थे उतना टोटली ही उसको मिल जाता था फार्मर्स को। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज दैट द फार्मर डिसाइड टू मेक other product out of it. They set up a factory in Anand and began to produce butter and milk powder. तो धीरे धीरे इस तरह से अमूल का निर्माण हुआ। Today, the cooperative has wide range of product made at many milk processing plant and factories all over India. आजकल जो है देश के हर एक भाग में इस तरह के कॉपरेटिव्स चलते हैं। इस तरह के आपको फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे क्या किया जाता है, पैस्चराइजेशन किया जाता है और मिल्क को सेल किया जाता है। कह रहा कि व्हाट डज अमूल डू विथ ऑल द प्रोडक्ट इट मेक। कह रहा कि अमूल जो है वो जो प्रोडक्ट बनाता है उसका क्या करता है। इट सेल देम इन वेरियस प्लेसेस। वो क्या करता है, अलग अलग जगहों में इसको बेचता है। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स। अमूल लॉरी और ट्रक की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह या फिर रेलवे से शिपिंग सर्विसेज की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाते हैं। इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर्स एंड सप्लाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टू अदर शॉप्स इन टाउन। कह रहा है कि शहर के अलग अलग जगहों में, हर एक जगहों में आपको अमूल की चीजें मिल जाती हैं और ये क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों से उसको शिपिंग करते हैं और पहुंचा देते हैं। ऑल ओवर द गुजरात एज वेल इज द डिफरेंट स्टेट ऑफ अक्रॉस द इंडिया हेयर ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिंग एंड रिटेल ए टर्सरी एक्टिविटीज। कह रहा है कि दुनिया भारत के हर एक जगह में कोने कोने में अमूल की चीजें को पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिंग एंड रिटेलिंग इज ए टर्सरी एक्टिविटीज। जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, व्यापार करना या फिर उसको रिटेल में बेचना, ये सारे क्या हैं, टर्सरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। With the help of the image below, let's see how books you study are made. The images show the transformation of pulp into the paper and after printing into the textbook. तो ये एक प्रोसेस है किस तरह से बुक्स का यानी कि कॉपीज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर पेड़ का जो छाल है उसको निकाला जाता है और फिर जाकर फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है और फिर जाकर पेपर का निर्माण होता है या बुक्स का निर्माण होता है और जाकर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, उसमें हम लोग छापते हैं, फिर जाकर के लास्ट में आपको ये शॉप में अवेलेबल हो जाता है बुक या कॉपीज। None of the activities that were part of process from extracting pulp from the trees to making paper and finally producing the books would have been possible had it not been for all three sectors working together। कह रहा कि इन तीनों सेक्टर्स के काम मिलकर के काम के बिना जो है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई भी चीज का निर्माण हो सके। तो ये था चैप्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।